सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसको। इसका उत्तर होगा बीवीआर सुब्रमण्यम। तो अभी याद रखना, नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। और आप जानते हो ये किनका स्थान लेंगे? परमेश्वरन अय्यर का स्थान लेंगे। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वरन अय्यर इनको अभी वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा चलो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ नीति आयोग के उपाध्यक्ष का क्या नाम है। बाकी आप जानते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने अनिकेत सुनील तलाटी। एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव बने डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। और रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने अनिल कुमार लाहोटी। बाकी आप जानते हो नीति आयोग, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1915 को। योजना आयोग के स्थान पे इसको लाया गया था 2015 में। इसकी फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने थे अरविंद विरमानी। और नीति आयोग के जो पूर्व सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर से जो पहले हुआ करते थे अमिताभ कांत, वो आप जानते हो G20 के लिए भारत के शेरपा हैं। तो ये पॉइंट्स आप याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 फरवरी को। तो हर साल 20 फरवरी को दुनिया भर में विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को हमने 2009 में मनाया था। उद्देश्य क्या है मनाने का? लोगों को सामाजिक न्याय और समानता के प्रति जागरूक करना। और इस बार की थीम है ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस। हिंदी में बोलोगे तो सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 124 से लेकर 147 भाग 5 में है। वैसे आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन रही? फातिमा बीवी। और पहली महिला चीफ जस्टिस की बात करें तो अभी तक कोई नहीं है, लेकिन भविष्य में बन सकती है। कौन? बीवी नागरत्न। अभी वर्तमान में कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं, 50वें नंबर के हैं। और पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे? हीरालाल जे कानिया। और अगर इसी तरह से हाईकोर्ट के लिए पूछें कि हाईकोर्ट की पहली महिला जज कौन रही? अन्ना चांडी, केरल हाईकोर्ट में। और हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस लीला सेठ थी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में। आप जानते हो भारत के सबसे कम समय तक के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे थे? कमल नारायण सिंह रहे थे। और अभी कुछ समय पहले इनका निधन हो गया। 22वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ये, मात्र 18 दिनों के लिए बने थे। और सबसे लंबा पूछूंगा, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो YV चंद्रचूड़ का। अभी जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, उनके पिताजी थे वो 16वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनका कार्यकाल 7 साल 4 महीने 20 दिनों का रहा था। अच्छा, मान लो एग्जाम में आपसे पूछे कि सिंगापुर के चीफ जस्टिस कौन है। अब आप पूछोगे सिंगापुर के क्यों पूछेंगे? क्योंकि इनका नाम अभी न्यूज में था, ये भारत की यात्रा पर थे। अभी सुप्रीम कोर्ट की 73वीं वर्षगांठ पर इन्हें आमंत्रित किया गया था। इनका नाम है सुंदरेश मेनन, इसलिए नाम याद रखना। और आमंत्रण से ही आपको याद आएगा अभी 74th रिपब्लिक डे पर हमारे चीफ गेस्ट रहे थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट, उनका नाम भी याद रखना, अब्दुल फतेह अल सीसी। चलो मुझे बताओ, देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? गुजरात हाईकोर्ट में। और याद रखना, राजस्थान में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू हुई। और देश की पहली पेपरलेस अदालत ये शुरू हुई केरल में। और ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। और देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी है नागालैंड की। अभी आपने पढ़ा था हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया था। वो क्या करेगा? सॉफ्टवेयर जो अदालत की कार्रवाई होती है, जो उसके फैसले होते हैं, वो अंग्रेजी भाषाओं में होते हैं, उसको ट्रांसलेट करेगा 4 भाषाओं में, उसका अनुवाद करेगा। अब वो 4 भाषाएं कौन कौन सी है? हिंदी, गुजराती, उड़िया और तमिल है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। काफी सारी एक्स्ट्रा जानकारियां मैंने आपको दी है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, फरवरी 2023 में डस्टलिक 2023 अभ्यास का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा पिथौरागढ़ में। अब देखो, पहला प्रश्न यहां से और क्या बन सकता है? ये पूछ लेगा कि डस्टलिक एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच में होती है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। और 2023 में ये इसका कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है। और कब से कब तक? 20 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक। कहां पे? ये याद रखो, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। अच्छा, अब मैं आपको 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हमने पढ़े हैं वो आपको रिवाइज कराने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक और याद रख लो आप,
अभी चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ जिसका नाम है मोसी सेकंड एक्सरसाइज। कहाँ पे? हिंद महासागर में, अभी फरवरी 2023 में हुआ। देखो अभी 2023 वाले इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान देना। अभी तक हमने जापान के साथ 2 एक्सरसाइज कर लिए। एक तो वीर गार्जन एक्सरसाइज करा है, वो हमने जापान में ही किया, और अभी धर्मा गार्जन एक्सरसाइज भी किया, वो भी हमने जापान में ही किया है, जापान के साथ। इसी साल हमने पहला सैन्य अभ्यास किया है मिस्र के साथ, इजिप्ट के साथ, उसका नाम है साइक्लोन 1। कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर में। अभी फ्रांस के साथ हमने वरुण नाम का एक्सरसाइज भी किया, पश्चिमी समुद्री तट पे। अभी हमारी भारतीय वायुसेना ने प्रलय नाम से एक एक्सरसाइज भी किया था पूर्वोत्तर भारत में। अभी भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में एमफेक्स 2023 नाम से एक एक्सरसाइज किया। अभी भारतीय सेना ने ही त्रिशक्ति प्रहार नाम से एक्सरसाइज किया पश्चिम बंगाल में, और भारतीय नौसेना ने ट्रोपेक्स 2023 नाम से एक्सरसाइज किया हिंद महासागर में। और अभी तारकश नाम का एक्सरसाइज भी आपने पढ़ा होगा जो चेन्नई में हुआ था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के बीच में। ये सारे जो मैंने आपको बताए ये 2023 में अभी तक हमने पढ़े हैं। बाकी आप जानना चाहो कि 2022 में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, किसके साथ हुई भारत की और कहाँ पे हुई, तो उसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना दिया है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज में, तो आप जाकर के उसे देख सकते हैं और अपना टॉपिक एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, इसमें आपको लेटेस्ट टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, और उसके साथ में जो मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा, तो आप मान सकते हैं इस सेशन में 200 प्लस आपको जानकारियां मिलने वाली है। उसके बाद मैं आपको लास्ट डे के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कराऊंगा। उसके बाद 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद होगा आपका असली टेस्ट। उस टेस्ट में आपको टॉप 5 स्टैटिक क्वेश्चन और टॉप 5 साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, और वो सभी वो क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रीवियस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। और ये सारी क्लास आपकी 2 लैंग्वेजेस में होगी, हिंदी में और इंग्लिश में, और ये सारी की सारी क्लास में कोशिश करूंगा आपकी 20 से 25 मिनट के अंदर हो जाए। तो अगर ये नॉलेज का धमाका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर कर देना। और इतना ही नहीं, इन सभी का क्विज भी बना करके अपलोड किया जाता है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, ताकि जब भी आपको टाइम मिले इनका आप रिवीजन कर सकें। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा रुचिरा कंबोज को। आप जानते हो संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं ये रुचिरा कंबोज, जिनको अभी संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। वे न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के सत्र की पहली बैठक में अध्यक्ष चुनी गई हैं, तो इनका नाम याद रखना। और आप जानते हो रबाब फातिमा का नाम संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी ये, जिनको संयुक्त राष्ट्र की अवर सचिव बनाया गया था। और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं संतोष कुमार यादव, और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ बनाए गए गंजी कमलावीर राव। बाकी आप जानते हो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में, और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, जो खुद पुर्तगाल से हैं। याद रखना, ये बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक की अध्यक्षता ये कहाँ पे की गई? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो याद रखना, भी जीएसटी परिषद की 49 नंबर की बैठक ये भी 18 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई, और हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। अच्छा, अब यहाँ पे जीएसटी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस। कब किया था? 1954 में। और अगर आपसे पूछे कि वे कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया भारत में, तो आंसर होगा 122वां संविधान संशोधन। पूरा बताऊं तो जीएसटी अधिनियम भारतीय संसद में पेश होने वाला 122वां संविधान संशोधन बिल है, और पास होकर अधिनियम में परिवर्तित होने वाला 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा असम। दूसरे नंबर पे बिहार था, और सबसे आखिरी जम्मू कश्मीर है। और भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा के मॉडल पे। अच्छा, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? आप सबको पता है 1 जुलाई 2017 को, इसीलिए 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस भी मनाते हैं।
और अगर पूछे कि जीएसटी को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा है तो मलेशिया है। चलो ये बताओ, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता थे। और जीएसटी की दरें कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अच्छा, जीएस पंजीकरण जो नंबर होता है उसमें कितने अंक होते हैं? 15 अंक होते हैं, याद रखना। और आधार कार्ड में पूछे तो 12 अंक होते हैं। और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं वही होते हैं, वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। अच्छा, जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक होता है एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक सीजीएसटी होता है यानी कि सेंट्रल जीएसटी, और एक आईजीएसटी होता है यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। आपको बताया भी, राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोवा की कैपिटल पणजी में। और संग्रहालय, इस म्यूजियम का नाम रखा था धरोहर। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये ध्यान रखना। सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करे। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी फरवरी 2023 में किस देश से 12 चीतों को भारत लाया गया? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। वैसे आपको याद होगा, पिछले साल हम 17 सितंबर 2022 की बात है, हम नामीबिया से 8 चीते लेकर के आए थे। कहाँ पे छोड़ा था उन्हें? भारत में, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। और उनमें से एक चीते का नाम मोदी जी ने आशा रखा था, याद होगा। और आशा से आपको याद होगा, अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण हुआ मध्य प्रदेश में, जिसमें टॉप पे रहा था महाराष्ट्र, उसका शुभंकर मैस्कॉट भी आशा ही था। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था अभी जनवरी में कि अगले 8 से 10 सालों तक हर साल हम 12 चीते लेकर के आएंगे। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। तो अभी 18 फरवरी को साउथ अफ्रीका से 12 चीते हम लेकर के आ चुके हैं। पहला लोट आ गया इस साल का, यूं समझ लो आप। उन 12 में 7 नर हैं और 5 मादाएं हैं। उनको भी कहाँ पे छोड़ दिया? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। तो ये आप ध्यान रखना। वैसे मैं आपको बता दूं, देश में अंतिम चीता वर्ष 1947 में छत्तीसगढ़ में मृत पाया गया था और वर्ष 1952 में इसे देश में विलुप्त घोषित कर दिया था। वैसे अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, चीता दिवस भी होता है 4 दिसंबर को। वैसे आप जानते हो इंटरनेशनल टाइगर डे होता है, वो हम 29 जुलाई को मनाते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं अभी भारत का 53वां और उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व कौन सा बना, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व बना था। और साथ में मैं आपको बता दूं, देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व ये कौन सा बना है? ये उत्तर प्रदेश का, ये नाम है इसका तराई एलिफेंट रिजर्व। और इंटरनेशनल लायन डे भी होता है, शेर दिवस, वो 10 अगस्त को मनाते हैं। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में पहला राज्य स्तरीय झींगा मेले का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा पंजाब में। तो पंजाब का पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला ये पंजाब के मुक्तसर जिले के एना खेड़ा गांव में अभी 17 फरवरी को शुरू हुआ। ये मेला झींगा की खेती के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य सरकार का एक प्रयास है। इसमें जो विशेषज्ञ हैं वो किसानों को जलीय कृषि के बारे में समझाने में मदद करेंगे। और राज्य में झींगे की खेती ये 2016-17 में शुरू हुई थी। अच्छा, इसी तरह भी काफ़ी और महोत्सव हैं जो आपके न्यूज़ में रहे थे। 2-3 महीने के अंदर जो भी महोत्सव पड़े मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ। देखो, एक तो अभी हमने पढ़ा था राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ मुंबई में। अभी काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन भी हुआ था मुंबई में। सरस मेले का आयोजन हुआ जम्मू कश्मीर में। अभी 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ था भोपाल में। और चेरा महोत्सव मनाया गया छत्तीसगढ़ में। धानु जात्रा महोत्सव का आयोजन हुआ उड़ीसा में। अभी पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव का आयोजन हुआ था केरल में। संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर में। लुसाफोन महोत्सव ये मनाया हमने गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ हरियाणा में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। और हरियाणा के फरीदाबाद में याद आएगा अभी अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन हुआ था, जिसमें थीम स्टेट थे आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, उत्तर पूर्वी राज्य, और उसमें पार्टनर कंट्री शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य देश हैं वो रहे। तो ये कुछ महोत्सव अभी न्यूज़ में थे, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में केंद्र सरकार ने पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा एम पासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन। तो अभी पासपोर्ट जारी करने की पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अभी विदेश मंत्रालय ने अभी फरवरी 2023 में ही एम पासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। विदेश मंत्रालय के वैसे हमारे विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर।
तो इस मंत्रालय के अनुसार इस एप्लीकेशन के लॉन्च होने के बाद पासपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन का समय 15 दिनों से घटकर 5 दिन हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताओ, सारथी मोबाइल एप्लीकेशन ये किसने लॉन्च किया था? तो आंसर होगा सेबी ने। और भूकंप से पहले लोगों को चेतावनी संदेश देने के लिए भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना था उत्तराखंड। एक डिजीनेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था पंजाब ने। दोस्त फॉर लाइफ एप्लीकेशन को लॉन्च किया था सीबीएसई ने। और अपना कांगड़ा एप्लीकेशन को लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश ने। दिशांक एप्लीकेशन को कर्नाटक ने लॉन्च किया था। एक बीच विजिल नाम से एक एप्लीकेशन आया था, उसको गोवा ने लॉन्च किया था। और भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था असम ने। तो ये कुछ एप्लीकेशंस अभी न्यूज़ में थे, इनको ध्यान रखना। पढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में 8वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड डे ये कब मनाया गया? 19 फरवरी को। आपको वैसे याद होगा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ। इस योजना को प्रधानमंत्री जी ने अभी 19 फरवरी 2015 को शुरू किया था। और कहाँ से? राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से। और इसका स्लोगन क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। तो इसीलिए सभी किसानों को इसके फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाते हैं हम 19 फरवरी को ही। वैसे आपसे अगर मैं पूछूं ना कि विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर तो अब आप ही लोग दोगे। मैं क्या करूंगा, मैं आपको फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज एक बार रिवाइज करा देता हूं। देखो, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, 7 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे, 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे, और 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस, और 11 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया, और 13 फरवरी को हमने नेशनल वुमेन डे मनाया। 13 फरवरी को ही इस बार राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया, क्योंकि ये फरवरी के दूसरे सोमवार को होता है। फिर 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया, और 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे के रूप में भी मनाया। तो फरवरी के अभी तक ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान रखना। और जैसे आपका मंथ एंड होता है ना, ध्यान रखना, आपको उस महीने के जो भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स होते हैं, चाहे आपके डेज ले लीजिए, जैसे जनवरी मंथ की बात करें तो जनवरी मंथ में जितने भी डेज हैं उनका क्विज अपलोड हो चुका है। जनवरी मंथ में जो भी आपने अवार्ड्स पढ़े, जो भी अपॉइंटमेंट्स पढ़े, जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज, जो भी वुमेन आपकी न्यूज़ में रही, जो भी चीज़ें पहली बार भारत या विश्व में हुई, या कोई सा भी आप टॉपिक ले लीजिए, ऑबिचुरीज यानी कि निधन वाला हो गया, रैंकिंग एंड इंडेक्सेस, जो भी आपके मन में आ रहे हैं, जो भी आपने पढ़े उस महीने में, उसकी सेपरेट क्विज आपको मिल जाएगी आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन आपकी चीज़ों को रिवाइज कराने के लिए बेस्ट एप्लीकेशन है। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आप उसका कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरी तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी तो एक मेहनत करनी है सभी के लिए। अब मेरी मेहनत का कौन कौन फ़ायदा उठा रहा है, ये डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पे। तो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में आपको क्विज भी मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाती है, लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपको वाकई अगर एप्लीकेशन बेनिफिशियल लगती है तो प्लीज़ गूगल एप्लीकेशन में जा करके, जहाँ पे आप उसे इंस्टॉल करते हो या अपडेट करते हो, तो प्लीज़ उसे अच्छी रेटिंग भी दें, और जो भी आपको अच्छा लगता है एप्लीकेशन के बारे में वहाँ जा करके लिखें भी सही कमेंट में। और कुछ स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है कि उसमें एड्स आते हैं, एडवर्टीजमेंट। तो भाई मेरे, मुझे आप ये बताएं, आपको हर चीज़ में फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। वीडियो हो गया, कोई भी पीडीएफ हो गया, कोई भी क्विज हो गया, किसी भी चीज़ के आपसे मैं पैसे नहीं मांगता हूँ। उसके बाद एप्लीकेशन मैंने डेवलप नहीं की है, मुझे करवानी पड़ती है मार्केट से, उसको अपडेट रखना पड़ता है, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, उसको पैसे दे करके टाइम टू टाइम उसको रिन्यू कराना पड़ता है, उसका पैसा तो मेरे को जेब से ही देना पड़ता है। आप देख रहे हो अपना जो यूट्यूब चैनल है क्रैक एग्जाम, उसमें व्यूज़ नहीं आते हैं, फिर भी मैं एक उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कल आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, मैं कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ। इतने कम व्यूज़ में कुछ नहीं बनता है। आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हर किसी को अपना घर चलाने के लिए मनी चाहिए होता है। आज आप इतनी मेहनत कर रहे हो, सारी मौज मस्ती छोड़ करके पढ़ाई कर रहे हो, किसके लिए पढ़ रहे हो? क्या सन्यासी बनना है, या लोगों के लिए फ्री में काम करने के लिए पढ़ रहे हो? कल से आपको एक कंपनी 1 लाख का पैकेज देगी, दूसरी कंपनी 50,000 का पैकेज देगी, तो आप किसको प्रीफर करोगे? ऑब्वियस सी बात है। तो हर कोई पैसे के लिए काम कर रहा है, अपना घर परिवार चलाना है। अगर मेरा यूट्यूब इतने अच्छे से चलता तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा ये वाला भी सिस्टम नहीं चल रहा है। उधर से एप्लीकेशन में आप ही के लिए चलवाई थी, मैंने आप ही के लिए स्टार्ट की थी, अब उसमें चीज़ें पेड कर दूं आपसे, दूसरी तरह से पैसा लेकर के फिर मैं उसका, चलो मैं नहीं कमाऊं लेकिन उसका खर्चा उसी में तो निकालूं, लेकिन वो भी नहीं कर रहा हूं ताकि आपसे कोई पैसा ना मांगना पड़े,
ठीक है, ऐड वगैरह आ जाते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत देख लेते हो, किसी पे क्लिक कर दोगे या थोड़ा देख लोगे, तो जो मेरे 10 रुपये अगर लग रहे होंगे, तो अगर आप ऐड वगैरह देख लोगे तो हो सकता है 4 रुपये की 5 रुपये की मदद से हो जाए, तो मेरा जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। लेकिन उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स को तकलीफ रहती है, और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो बड़े बड़े चैनल्स पे जाएंगे ना, जिनको वहाँ पे ऐड भी मिलेगा और उनका कंटेंट पेड भी मिलेगा, वहाँ इनको तकलीफ नहीं होती है। लेकिन ठीक है, क्रिटिसाइज करने वाले तो आपको हर जगह मिलेंगे, मुझे भी मिलते हैं, क्या करें, गुस्सा तो आता है, तकलीफ होती है जब इतना कुछ करते हुए भी आपको सिर्फ जूते ही मिलते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता? तो आंसर होगा सौराष्ट्र ने जीता है। किसे हराया? तो बंगाल को हराया। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में सेना के नए उप प्रमुख कौन बने? MV सुचिंदर कुमार बने। अगला प्रश्न है, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने? संजय कुमार मिश्रा बने। अगला प्रश्न है, अभी किसने नेशनल ज्योग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता को जीता? तो आंसर होगा कार्तिक सुब्रमण्यम। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में यूनिसेफ ने किसे बाल अधिकारों के लिए अपने राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया? तो आंसर होगा आयुष्मान खुराना। और अगला प्रश्न है, अभी किसने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा बेन स्टॉक, इंग्लैंड के हैं ये। फिर बताइए, आधार से संबंधित प्रश्नों के लिए UIDAI के द्वारा लॉन्च किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट का नाम क्या है? आधार मित्र। फिर बताइए, स्थिर जैमर प्रूफ संचार के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू किए गए प्लेटफॉर्म का नाम बताओ। वायुलिंक। अब बताओ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के जलवायु अभियान ने 2 एंथम पुरस्कार जीते, नाम बताओ। डोंट चूज एक्सटिंक्शन। फिर बताइए, हमारे जो विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? तो आंसर होगा फिजी देश में। फिर आपको बताना है, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? एक तो रेणुका सिंह ठाकुर और यास्तिका भाटिया। और बताइए, अभी फरवरी में वस्त्र मंत्रालय के द्वारा टेक्नोटेक्स 2023 कार्यक्रम ये किस शहर में आयोजित हुआ? तो आंसर होगा मुंबई में। अब क्या करेंगे, 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो बताइए, अंडर 17 फीफा विश्व कप जिसका आयोजन भारत में हुआ था, इसको किसने जीता? स्पेन ने जीता है, कोलंबिया को हरा करके। फिर बताओ, ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने? लूला डे सिल्वा बने। और बताओ, राष्ट्रीय एकता दिवस हमने कब मनाया? 31 अक्टूबर को मनाते हैं हम, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है इस दिन। फिर बताइए, देश के स्टील मैन का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? जमशेद जे ईरानी। और उत्तर भारत के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ग्रेटर नोएडा में। और लक्ष्मी भंडार योजना का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल ने इसको शुरू किया। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नाम की बुक को लिखा हरदीप सिंह पुरी ने। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड वेगन डे, तो आंसर होगा 1 नवंबर को। फिर बताओ, भारत का पहला एक्वा पार्क ये कहाँ पे स्थापित होगा? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, वे क्या थी? वे सामाजिक कार्यकर्ता थी। अब होगा आपका असली टेस्ट, तैयार है आप लोग? चलिए बताइए, जल संसाधनों के संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वर्षा जल का संचयन, स्टोरेज ऑफ रेनिंग वाटर, सतत पानी की खपत, सस्टेनेबल वाटर कंजप्शन, और प्राकृतिक पौधों के सुधार को प्रोत्साहित करना, एनकरेजिंग रिफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल प्लांट्स। तो ये सारे के सारे इसके अच्छे तरीके हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर के। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संचयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये जल स्तर बढ़ाने में सहायक है, सही है। ये प्रवाह के नुकसान को बढ़ाता है, तो ये गलत है। अगला है, देखो अगले भी देख लो, जल संरक्षण का एक तरीका है, बिल्कुल है। यह बढ़ती मांगों को पूरा करने में सहायक है, बिल्कुल है। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल ये अफ्रीका के किस भाग में है? तो ये उत्तरी भाग में है, अफ्रीका के उत्तरी भाग में है ये। जबकि आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में, कालाहारी मरुस्थल ये इसके दक्षिणी भाग में है। ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। और याद रखना, सहारा मरुस्थल के ऊपर चलने वाली हरमट्टान जो विंड्स होती हैं उनको डॉक्टर विंड्स भी कहा जाता है। ये भी एक प्रश्न बन सकता है यहाँ पे, इसको भी ध्यान रखना। डॉक्टर विंड्स किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दे देगा, हरमट्टान विंड्स को। और ये कहाँ पे चलती है? सहारा मरुस्थल में। 2 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हर क्वेश्चन का, चाहे वो स्टैटिक प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, चाहे साइंस के प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जो मैंने इनकी क्विज बनाई है वहां पर। तो क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके जब आप ओपन करोगे तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली क्विज आपको लगानी है, साइंस की भी और स्टैटिक वाली भी। वहीं पे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अफ्रीका में असवान बांध के द्वारा निर्मित झील कौन सी है? तो आंसर होगा नासिर। तो अफ्रीका में असवान बांध का उपयोग दुनिया की
सबसे बड़ी कृत्रिम झील आर्टिफिशियल झील बनाने के लिए किया गया, जिसे नासिर झील के रूप में जाना जाता है। ये नील नदी के मुहाने पर स्थित है। और कोर्सिका द्वीप का संबंध है तो ऑप्शन में देखोगे तो नेपोलियन बोनापार्ट इसका आंसर होगा। ये उनका जन्म स्थान था। अब हम टॉप 5 साइंस के प्रश्न देखेंगे। तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं सब्जियां खराब हो जाती है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आंसर होगा वाटर। फिर आपसे पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा हमारा ऑर्गन अंग है जो ग्लाइको को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है, तो आंसर होगा लीवर। अगला प्रश्न है टेबल शुगर ये किस प्रकार की चीनी है, तो आंसर होगा सुक्रोज। अगला प्रश्न है नींबू खट्टा होता है क्योंकि किसके कारण, सिट्रिक एसिड के कारण। और सिट्रिक एसिड किसका गुड सोर्स माना जाता है, विटामिन सी का। विटामिन सी की कमी है, खट्टी चीजें खाओ, खट्टे फल खाओ। अगला प्रश्न है लार किसके पाचन में मदद करती है, किसका डाइजेशन करती है, तो स्टार्च का। अब हम कल का होमवर्क प्रश्न देखेंगे और सेशन को एंड करेंगे। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी जुलाई 2022 में किस देश के क्रिकेट मैदान का नाम भारत के महान क्रिकेट सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया, तो आंसर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम। और 20 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। टॉप 5 स्टूडेंट्स की बात करें तो टॉप किया है नेहा ने, कांग्रेचुलेशन नेहा। उसके बाद जीवन ज्योति है, दीक्षा है, निशु है और रोहित है। आप सभी को कांग्रेचुलेशन। और सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।